जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल की पूरी हम सीरीज जो है चला रहे हैं। अभी से पहले जो है ऑलमोस्ट 7 वीडियो जो हम बना चुके हैं दोस्तों। ये पूरी सीरीज में हम सीआईएसएफ एक्ट और रूल के एमसीक्यूज जो है कर रहे हैं। इसके अलावा जो है सीआईएसएफ रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल 70 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक दोस्तों। और जैसे जैसे वीडियोस अब आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जाएगा और आप देखोगे कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस भी जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इस सीरीज को इतना प्यार दे रहे हो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से जो है इस सीरीज को फॉलो करोगे। और मेरे पास काफी मैसेजेस भी आते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चंस को बनाने में, उसकी फिर हिंदी करने में। और मेरी हिंदी जो है थोड़ी सी वीक है, स्पेसिफिकली जब क्वेश्चंस को बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो प्लीज उसके लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा आप सब लोगों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में पूरा का पूरा जो है कोर्स स्टडी फंडा ऐप पे जाके आप जो है एनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल फीस है और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छे तरीके से जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एक हमने कम्युनिटी बनाई है व्हाट्सएप पे, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के जितने भी एस्पिरेंट्स है वो सब इसमें एडिड है। ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा बच्चे जो हैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस ग्रुप में करते हैं। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हो ज्वाइन, और नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोलते हैं क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अंडर ऑफिसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अवर अधिकारी है? ठीक है, तो 3 से 4 तरीके के अलग अलग जो है लोग आपको सीआईएसएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबके नाम लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, पहला है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर, दूसरा है आपका ठीक है, ये 4 अलग अलग तरीके के लोग जो आपको सीआईएसएफ में देखने को मिलेंगे। पहला है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमांडेंट और उससे ऊपर के जितने भी अधिकारी आपके होते हैं वो सब जो है आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की जब हम बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में कौन आएगा? एएसआई के रैंक से लेके इंस्पेक्टर तक के रैंक के जो जितने भी आदमी हैं आपके, सब आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आएंगे। फिर आती है नेक्स्ट टर्म आपकी अंडर ऑफिसर्स। ठीक है, अंडर ऑफिसर कौन से होते हैं? अंडर ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं आपके हेड कांस्टेबल, आपका लांस नायक या फिर आपका नायक। इनको जो है हम अंडर ऑफिसर्स बोले जाते हैं। और कांस्टेबल और उससे नीचे के अधिकारी को, जो भी व्यक्ति जो काम करते हैं, उनको जो है फॉलोअर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 के 4 जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब इनमें से ये जो रैंक्स हैं आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर और फॉलोअर्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं? आपने ये टर्म बहुत बार जो है सीआईएसएफ रूल्स में, सीआईएसएफ एक्ट में सुना होगा, ईएमओएफ। इसका मतलब होता है एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ये सारे ईएमओएफ होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अंडर ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हेड कांस्टेबल क्लर्क, हेड कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल जीडी, तो ये तीनों के तीनों ही जो है आपके अंडर ऑफिसर के अंदर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फॉलोवर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय। अनुयायियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, कमांडेंट है, सीनियर कमांडेंट है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल है और ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, कई जगह मैंने देखा है कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कि सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट है जो कि फॉलोवर्स को जो है अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, कुछ लोगों से बात की, वो बोल रहे हैं कि सभी कर सकते हैं, कमांडेंट मिनिमम रैंक होना चाहिए, उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी है तो सब जो है इसके ऊपर फॉलोवर्स को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर या तो ए होगा, ठीक है, या फिर इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे भी जो है हेल्प उसमें मिल सके। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा इन्वेंशन करता हूं या जो भी है।
आप लोगों की चीज़ों से ही सीख रहा हूँ, आप सीएसएफ की चीज़ें हैं, बस मेरा काम इतना है उन चीज़ों को आपके लिए आसान बनाना है, ईजी वे में आपको समझाना है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मैं भी 100% श्योर नहीं होता हूँ, तो उसमें मैं सामने से आपको बोल देता हूँ कि भाई इसका मुझे 100% आई एम नॉट श्योर। बाकी मेरे हिसाब से या तो आंसर ए होगा या फिर इसका डी होगा। आप बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए 72nd क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, पर्सन होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल हैव, नियुक्ति प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति के पास क्या होगा, ठीक है। पावर्स ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर, एक ईएमओएफ की शक्तियां, पावर ऑफ सर्च, पावर ऑफ जुडिशियल कस्टडी, नन ऑफ द अबव। अब एक चीज आपको समझनी ये है कि सर्टिफिकेट जो होता है, अपॉइंटमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ पे दिया होता है, सेक्शन, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 6 की, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी आपके ईएमओएफ है, ठीक है, लास्ट स्लाइड पे मैंने बताया था ईएमओएफ क्या होता है, जितने भी आपके ईएमओएफ है उनके पास ना एक इस तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोई भी ईएमओएफ जब उसकी भर्ती होती है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके ऊपर डीजी की सील और सिग्नेचर होते हैं, या फिर डीजी से नीचे का भी कोई अधिकारी जिसको डीजी अपॉइंट करे कि यार चल तू अपने साइन कर दे और सर्टिफिकेट बना के दे दे, ठीक है। तो ये सब चीजें सेक्शन 6 के अंदर दी हुई है आपकी, ठीक है। तो क्या होता है, सभी पावर्स ऑफ एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। उसके बाद जो है पावर ऑफ सर्च है, ये खुद में ही जो है एक पावर है ईएमओएफ के पास में, ठीक है। अंडर सेक्शन पावर ऑफ सर्च और है आपका पावर ऑफ अरेस्ट, पावर ऑफ सर्च जो है सेक्शन 12 में आता है आपका, पावर ऑफ अरेस्ट जो है विदाउट वारंट वो आपका सेक्शन 11 में आता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसका ओवरऑल देखोगे आप अगर ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है द सुपरिटेंडेंस ऑफ फोर्स शैल वेस्ट विद, बल का अधीक्षण इनमें से निहित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो कीवर्ड आपको दे दिए हैं, एक है आपका सुपरिटेंडेंस, सुपरिटेंडेंस ऑफ फोर्स यानी कि सीआईएसएफ का सुपरिटेंडेंस, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स यानी कि सीआईएसएफ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमेशा याद रखना है जो सुपरिटेंडेंस होता है किसी भी फोर्स का वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। किसके हाथों में होता है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है आपका डीजी के हाथ में, ठीक है जी। तो दो चीजें हैं, सुपरिटेंडेंस ऑफ फोर्स और दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स। सुपरिटेंडेंस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा डीजी के हाथ में होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुपरिटेंडेंस के बारे में बात की है, तो सुपरिटेंडेंस के बारे में बात की है तो मैं क्या लगाऊंगा आंसर इसका, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका 74th क्वेश्चन, ठीक है। और सुपरिटेंडेंस और ये किस उसमें दिया हुआ है आपका, ये दिया है दोनों चीजें, सुपरिटेंडेंस भी और आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये दिया है सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट, ठीक है। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स शेल वेस्ट विद, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपको आएगा डायरेक्टर जनरल। अब बात आती है कि सर एग्जाम हॉल में चीज याद कैसे रहेगी, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, बड़ी अथॉरिटी है, सेंटर में बैठती है, ठीक है। तो एस से हो गया आपका सुपरिटेंडेंस, ठीक है, और सी से हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे आपको याद रखना है। एससी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है आपका सेंटर में बैठता है, बड़ा है, तो यहाँ पे एस से हो गया आपका सुपरिटेंडेंस और सी से हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, एडीजी का रैंक होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ए से आपका एडमिनिस्ट्रेशन, डी से आपका डीजी यानी एडीजी, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंस हमेशा याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन आपका होता है डीजी के हाथ में। वैसे भी आप मान के देख के चलो ना कि भाई डे टू डे बेसिस पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेगुलर वर्क होता है वो कौन देखेगा, आपका सीएसएफ का हेड ही तो देखेगा, डीजी तो देखेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स
एग्रीव्ड ऑफ एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी शैल प्रेफर एन अपील। जुर्माना लगाने वाले आदेश के व्यथित बल का एक नामांकित सदस्य अपील करेगा। कब करेगा? विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर साइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर कम्युनिकेटिंग टू द इंडिविजुअल, विद इन 60 days ऑफ द ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू हिम, विद इन 45 days ऑफ ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू द इंडिविजुअल। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है 30 दिन के अंदर अंदर जो है करना होता है। प्रोसेस क्या है पूरा वो आपको एक बार समझा देता हूं। 76 क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, सेक्शन 8, सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 8 में आपका क्या होता है? सेक्शन 8 में होगा आपका डिसमिसल एंड रिमूवल। ठीक है, सेक्शन 9 में आपका क्या होता है? अपील एंड रिवीजन। पूरा एक बार जल्दी से आपको समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मेरा काम देखिए अगेन आपके लिए चीजों को आसान करना है। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या होगा? कोई भी सुपरवाइजरी ऑफिसर अगर उसको लगता है कि कोई ईएमओएफ है, अच्छे से समझाता हूं ये चीज। ठीक है, क्योंकि याद रखना जरूरी है, पेपर में आएगा क्वेश्चन यहां से। कोई भी सुपरवाइजरी ऑफिसर किसी भी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, कौन एनरोल्ड मेंबर? आपके सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, आपका अंडर ऑफिसर्स, फॉलोवर वगैरह जितने भी हैं, इंस्पेक्टर से नीचे के जितने भी व्यक्ति हैं, सबको जो है अगर आप ठीक से काम नहीं करते हो या किसी ऑफिसर को लगता है कि आपने कोई अनुशासनहीनता की है या आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, कुछ भी किया है, ठीक है, तो वो जो है आपको सजा दे सकता है। क्या सजा दे सकता है? डिसमिस कर सकता है आपको या फिर आपको रिमूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल खुन्नस की वजह से लगा लो, या कोई ऑफिसर आपसे चिढ़ता है या उसको लगता है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। कई बार होता है ना कि जवान जो होता है काफी टैलेंटेड होते हैं, कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई डांस करने में बहुत अच्छा है, कोई पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा है, तो आपस में नेचुरली जो है ऑफिसर को चिढ़ हो जाती है। या फिर कोई अच्छे घर का बंदा है, वो मान लो सब इंस्पेक्टर है, एक अच्छी मान लो वो बहुत बढ़िया बड़ी गाड़ी लेके आ जाए और ऑफिसर्स के पास उस यूनिट में कोई गाड़ी ना हो, तो चिढ़ जाएंगे उससे, तो कहीं ना कहीं तो बदला निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे? डिसमिस या रिमूव कर देंगे किसी ना किसी बहाने से। ठीक है, अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जब भी कोई ऑफिसर किसी ईएमओएफ को अगर डिसमिस करता है या रिमूव करता है वो सही करे, है ना। हो सकता है जानबूझ के कर दे या गलती ना भी हो तब भी उसको सजा दे दे। ठीक है, तो सीआईएसएफ एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 9 में एक आपके पास सॉल्यूशन है कि अगर आपके ऊपर डिसमिसल का चार्ज लगा है या आपको रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो आप जाके अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ठीक है, अपील का सिंपल सा फंडा है। मान लो किसी असिस्टेंट कमांडेंट ने आपको डिसमिस किया है, ठीक है, तो अपील ऐसा थोड़ी ना कि आप असिस्टेंट कमांडेंट के पास ही जाओगे। ठीक है, आप अपील करोगे उससे एक रैंक ऊपर, यानी कि डेप्यूटी कमांडेंट साहब को जो है आप रिपोर्ट करोगे कि सर इस कारण की वजह से मुझे डिसमिस किया गया है असिस्टेंट कमांडेंट साहब के द्वारा। ठीक है, अगर डेप्यूटी कमांडेंट साहब को लगेगा कि हाँ यार बंदे को गलत जो है किया है तो कुछ और कार्रवाई होगी। अगर उसको लगता है कि नहीं यार असिस्टेंट कमांडेंट ने तो सही किया है और होना भी चाहिए इसके साथ ऐसा, तो बोल देगा कि ऐसा कैसा ही रहेगा सर, जो आपका ऊपर कार्रवाई की गई है वो सेम रहेगी। फिर भी अगर किसी ईएमओएफ को लगता है कि नहीं यार ये भी बंदा इसके साथ ही मिला हुआ है, क्योंकि जनरली चोर चोर मुसेरे भाई वो वाला काम हो जाता है। मान लो एक ऑफिसर है तो उसका साथ देगा ही दूसरा भी। ठीक है, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप रिवीजन पिटीशन डाल सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर कि जी असिस्टेंट कमांडेंट ने मुझे सजा दी, मैंने अपील की, डेप्यूटी कमांडेंट ने भी सजा दी, फिर मैं अपील कर रहा हूं, तो वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाएगी। ठीक है, तो तब जो है आपका सॉल्यूशन तब तक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसमें याद रखने की जो चीज है वो ये है, सेक्शन 8 के अंदर आपको डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है और सेक्शन 9 के अंदर जो है अपील और रिवीजन पिटीशन जो है आप डाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एग्रीव्ड ऑफ एन ऑर्डर इंपोजिंग अ पेनल्टी शैल प्रेफर एन अपील। अपील जो है आपको कितने दिन के अंदर अंदर करनी है? पहला ऑप्शन था 30 दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर साइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर कम्युनिकेटिंग टू द इंडिविजुअल। ये 60 दिन वाले हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे क्योंकि 60 का कोई वो नहीं, 30 का जो क्राइटेरिया है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आ गए, अब कंफ्यूजन आएगी कि सर इन दोनों में से क्या आंसर होगा, तो ध्यान रखना है। देखिए अब इसमें एक सिनेरियो आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूं, मेरे सामने मेरा कोई जवान है, मैं उससे चिढ़ता हूं किसी बात की वजह से, तो मैं क्या करूंगा, उसको सजा देने के लिए ना उसको आईएएस ड्यूटी भेज दूंगा या फिर कहीं ऐसी ड्यूटी पे लगा दूंगा जो हेडक्वार्टर से दूर रहे, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और उसको बोल दूंगा कि भाई तुझे 20 दिन के बाद जो है आना है, ठीक है, या फिर 30 दिन के बाद आना है, या फिर 40 दिन के बाद की टेम्परेरी ड्यूटी दे दिया, किसी और यूनिट में भेज दिया, किसी कोर्स में भेज दिया कि वो 30 दिन तक तो आ ही नहीं सकता एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने पीछे से उसका लेटर निकाल दिया।
अब वो लेटर उस बंदे को नहीं मिला, बट वो लेटर ऑफिस से तो निकल चुका है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब तक उस व्यक्ति के हाथ में वो लेटर नहीं होगा तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। यानी लेटर आपने निकाल दिया, ये जो है ना अपील, अपील होगी जिस दिन उस बंदे को वो लेटर मिलेगा। डेट के हिसाब से अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं एज असिस्टेंट कमांडेंट एक कांस्टेबल का रिमूवल लेटर निकालता हूं 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। लेकिन वो लेटर जो है मिलता है एक कांस्टेबल को मान लो 25 जनवरी 2025 को, फॉर एग्जांपल 25 दिन बाद मिलता है, तो जब डेट मानी जाएगी ना वो 25 की मानी जाएगी, ना कि 1 की, ठीक है। तो उस 25 की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 25 जनवरी को अगर आपको लेटर रिसीव हुआ तो 25 फरवरी से पहले पहले जो है आपको अपील करनी है, ठीक है। ये है बेसिकली सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या लिखा है, विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर साइन। ऑर्डर साइन नहीं सर, नहीं, ऑर्डर कम्युनिकेटिंग टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के हाथ में जब वो लेटर दे दिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर अच्छा लगा हो समझाने का तरीका तो प्लीज कमेंट में छोटा सा एक खुशी का मैसेज जरूर शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द अपीलेट अथॉरिटी में एंटरटेन एन अपील, अपील अधिकारी पर विचार कर सकता है अपील के ऊपर, ठीक है। क्या है, आफ्टर 30 डेज इफ देर इज सफिशिएंट कॉज विच प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फाइलिंग द अपील, आफ्टर 30 डेज इफ अपीलेट अथॉरिटी वाज ऑन लीव, आफ्टर 30 days if the charged official does not get suitable lawyer, after 30 days in all the above cases, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज नोट करनी है, यहां पे वो ये है, अपील का था सेक्शन 9, ठीक है। अब अगेन वही चीज आ जाती है, असिस्टेंट कमांडेंट ने तो दे दिया आपको वो, तो आपको लगता है कि नहीं यार इसने तो गलत ऑर्डर पास किया है मेरे खिलाफ, तो आप गए डेप्यूटी कमांडेंट के पास, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो आप 25 दिन तक तो बाहर ही हो, 30 दिन तक का आपको लेटर दे दिया, मैंने आज 1 फरवरी को लेटर दे दिया कि भाई ये ले तेरा डिसमिसल को मैं कर रहा हूं, अच्छा अगला काम तेरा क्या है ना, अपनी ड्यूटी पे जाइए, इस ड्यूटी पे, ठीक है। 30 दिन तक वो वापस ही नहीं आ पाया बंदा बेचारा, तो वो रीअपील कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो जांच अधिकारी है, जो डेप्यूटी कमांडेंट साहब, अगर उनको लगता है ना कि हाँ यार 30 दिन तक तो ये भारी था तो अपील कैसे करता, तो उसकी एप्लीकेशन वो एंटरटेन कर सकता है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा, आफ्टर 30 डेज इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज व्हिच प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फाइलिंग द अपील, यानी कि अपील फाइल करने की हालत में ही नहीं था वो बंदा, यानी कि वो अवेलेबल नहीं था या दूर कहीं भेज दिया था उसको जानबूझ के, तो उस कंडीशन में वो 30 दिन के बाद भी उस अपील को एंटरटेन कर सकता है, ठीक है। चलिए, लीव का यहाँ पे कोई वो नहीं है, लीव का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। 78 पे आ जाइए, पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज वेस्टेड विद all members of the force except followers, the supervisory officers only, all member of the force, all member from head constable to DG, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इस सेक्शन, दोनों सेक्शन में कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है, पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, ठीक है। दो चीजें होती हैं, सेक्शन 10 आप जब पढ़ते हो सीआईएसएफ एक्ट का, तो उसमें लिखा हुआ है आपका ड्यूटीज ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल, क्या क्या ड्यूटी आपकी है, ठीक है। सेक्शन 11 में जब आप जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। सेक्शन 12 में लिखा हुआ है आपका सर्च विदाउट वारंट, ठीक है। तो ये दो सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके, वैसे तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है बट ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 11 में क्या बोलता है, आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, ठीक है। किस किस कंडीशन में अरेस्ट कर सकते हो वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, बट अमूमन लगा लो किस उसमें अरेस्ट कर सकते हैं, कोई आपको ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, किसी के ऊपर आपको डाउट है, ठीक है, तो जनरल कंडीशन वही होती है। बट अरेस्ट करने का क्या वो है कि एक पर्टिकुलरली सेक्शन याद रखना है आपको, तो पहले सेक्शन है आपका 11 कि भाई सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो है कोई भी व्यक्ति सीएसएफ का पर्सनल ईएमओएफ या जो भी है वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट, ठीक है। वो मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए जो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, कौन कर सकता है, कांस्टेबल या उससे अबव कोई भी, ठीक है। इसमें फॉलोवर्स नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना है आपका, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका आता है सेक्शन 12, यहाँ पे ये रहा सेक्शन 12,
सेक्शन 12 में क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना, कई बार जैसे गाड़ी रुकवा लेते हैं कांस्टेबल, उसके बाद बोलते हैं कि कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, तो कई रील आपने देखी होगी, नहीं 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 एएसआई को बुलाओ, हेड कांस्टेबल से बात नहीं करता मैं, ऐसे रील देखी होगी या जो भी है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी जो एक मिनिमम रैंक प्रिस्क्राइब्ड होता है हर चीज के लिए, कि भाई इस लेवल का व्यक्ति अगर होगा तो ही आपको ये पावर दी जाती है, ठीक है। जैसे आपका जो ये केसेस होते हैं ना, SC ST वाले जो केसेस होते हैं, उसमें मिनिमम DSP रैंक का अधिकारी इन्वॉल्व होना चाहिए सर्च के लिए, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, अगर अरेस्ट की बात आती है तो कांस्टेबल होना चाहिए, अगर सर्च की बात आती है, क्योंकि सर्च ना, एक ध्यान ये सोचिए आप, अरेस्ट यानी किसी को पकड़ के बैठा लिया आपने, ठीक है, अब उस व्यक्ति की तलाशी भी लेनी है, तो वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा आदमी, ठीक ठाक रैंक का व्यक्ति जो है चाहिए उसको करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कर देगा, तो उसमें क्या है ना, थोड़ा सा सोफिस्टिकेट होकर करना पड़ता है। अब इसलिए आप देखोगे एयरपोर्ट जितने भी होते हैं जनरली, बड़े बड़े एयरपोर्ट, उसमें फ्रिस्किंग का जो काम है ना, वो आपका सब इंस्पेक्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि वो स्किल्स उनके अंदर डाली जाती है, टेक्निकल स्किल्स लगा लो या फिर जो भी है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बोला जाता है उनको, तो वो सॉफ्ट स्किल जो है डाली जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे काफी ना सोफिस्टिकेट आदमी आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, लॉयर, बिजनेसमैन, टीचर्स, ठीक है, उसके बाद आपके डिग्निटरीज आते हैं, तो थोड़ा सा रैंक वाइज इस तरीके से जो है फर्क है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप देखोगे सर्च के लिए सेक्शन 12 है आपका, जिसमें मिनिमम रैंक जो आपका हेड कांस्टेबल का होना चाहिए सर्च करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्ट जब आप पढ़ोगे तो इतना क्लियरली आपको नहीं दिया हुआ है, बट मैंने अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाया है, CISF एक्ट जब मैंने पढ़ाया था तो क्लियरली मैंने साफ साफ चीजें लिखी हैं वहाँ पे। तो ये स्लाइड जो आप स्क्रीनशॉट कर लो या तो, या इसको याद रखना कि जब बात आती है अरेस्ट विदाउट वारंट की तो सेक्शन 11 होता है, और रैंक जो है कांस्टेबल से ऊपर के सभी व्यक्ति जो है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जब बात आती है सर्च की, सेक्शन 12 हेड कांस्टेबल से ऊपर वाले व्यक्ति ही जो है सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज वेस्टेड विद, ठीक है। पावर टू अरेस्ट यानी कि अरेस्ट वाली बात हो रही है, कांस्टेबल उससे ऊपर के आदमी, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट फॉलोअर्स द सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ओनली, ये तो गलत हो जाएगा। ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल मेंबर्स फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू DG, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है आपका, वो है आपका ऑप्शन ए, ऑल मेंबर्स ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट फॉलोवर्स, ठीक है। कांस्टेबल के बाद नीचे कौन आते हैं, फॉलोवर्स आते हैं, पहले फॉलोवर आएंगे, फिर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, यानी कि कांस्टेबल और उससे ऊपर का जो भी व्यक्ति होगा वो जो है आपका अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। सेकंड आ जाओ नेक्स्ट, अ पर्सन मे बी अरेस्टेड विदाउट वारंट इफ ही इज कॉजिंग हर्ट टू MOF, यदि कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ फोर्स को चोट पहुंचाता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। किस लिए किया जा सकता है, जब कोई भी MOF, एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हो, यानी कि ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, या फिर दूसरी कंडीशन है आपकी विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से उसको रोक रहा हो, या फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के वैध निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य या किए जाने वाले प्रयास के परिणाम स्वरूप, और चौथा है इन ऑल ऑफ द अबव केसेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है और कोई उसको आके रोकेगा तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर जो है अरेस्ट कर सकता है। अगर सामने वाले का इंटेंशन है जानबूझ के उसको ड्यूटी करने से रोकना तो भी कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि उसको रोक दूंगा मैं या लॉफुल ड्यूटीज नहीं करने दूंगा तो भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में डी विल बी द करेक्ट आंसर, 79 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, हु हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ CISF एक्ट। यहाँ पे जो है जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सेक्शन 10 यहाँ पे सेक्शन 11 होना चाहिए। हु हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 10, यहाँ पे है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 11 कर लो भाई, अभी जस्ट मैंने कवर कराया था आपको। सेक्शन 10 जो होता है आपका ड्यूटीज ऑफ द CISF पर्सनल्स होती है, ठीक है। हु हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। ऑप्शन है कांस्टेबल्स, फॉलोअर्स, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो मिनिमम रैंक जो है आपका कांस्टेबल का यहाँ पे होना चाहिए, उससे ऊपर के ही कर सकते हैं, उससे नीचे का कोई भी नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था 80th क्वेश्चन। तो ये है वीडियो का एंड दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके से आप चाहते हो हम आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कंटिन्यू द सीरीज, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सीरीज बना के, और आशा करता हूँ आपको हेल्प कर रही होंगी काफी सारी रिवीजन में आपको, और जल्दी ही जो है इसको फिनिश भी करेंगे। और इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े से और टफ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आते हैं
कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह। उसके बाद रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल्स का टाइम आ गया है, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं इसमें, इसी तरीके से जुड़े रहिए। और अगर आप सिंसियरली जेन्युइनली चाहते हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की प्रिपरेशन करना, स्टडी फंडा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद। एग्जाम के बारे में अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फो नहीं है, मे बी आपका अप्रैल में हो जाए एग्जाम, मई में हो जाए, जून में हो जाए, लेट मत करिए। जो भी 2-3 महीने का टाइम है, अच्छे से जो है कोर्स के थ्रू जो आप उसको कर सकते हो। फीस सिर्फ और सिर्फ 2500 के आसपास की होगी, उस पर भी 100, 200, 300 रुपये का कूपन आपको मिल जाएगा। तो एक जो आपकी एक पार्टी की जो फीस है उतने में आपका पूरा कोर्स आ जाएगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।